Hello everyone, welcome to the first podcast session at Zen Study. We from today are going to start with a new series in which we will be dealing with perfect strategies of UPSC preparation. और आज भी हम एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जब भी यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि बहुत सारे कंटेंट मार्केट में फ्लडेड है। Huge UPSC syllabus, too many reference books, so many current affairs material और इन सब को एंकर कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा NCERT। So आज हम मेनली डिस्कस करेंगे द क्रूशियल रोल NCERT plays in the UPSC preparation. And today we have with us Ravish sir. Ravish sir is an educationist and one of the senior faculties at Zen Study. So welcome sir. Thank you for joining the podcast today. Thank you for welcoming me. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको पहले सेशन में? अच्छा लग रहा है एंड खासकर इस टॉपिक पे बात करना मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ। तो ये सोचकर मुझे और खुशी हो रही है कि नाउ वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी मोस्टली इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। इसमें इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होता है। जनरली स्टूडेंट इस पे कम बात करते हैं और मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस पे बातें कम होती है। इसलिए इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेनली वही है कि एनसीईआरटी है क्या? हम एनसीईआरटी बुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स हम सुनते रहते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज एनसीईआरटी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब भारत में हमारे देश की जब आज़ादी हुई तो भारत सरकार ने कई तरह के एस्पेक्ट्स पे इंडिया में काम करना शुरू किया। गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी थी। जब अंग्रेज चले गए तो यहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको भी संभालना था। तो जब इन सबों पे ठीक ठाक तरीके से काम किया गया तो जरूरी लगा कि अब एजुकेशन पे बेहतर तरीके से काम किया जाए। इसी बीच में आप यदि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसका यदि माहौल को आप स्टडी करें, सिचुएशंस कैसे थे, तो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। राइट। तो लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था। जो डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं हम वेलकम जो है उस तरीके से नहीं कर रहे थे ताकि वो डाइवर्सिटी हमारा यूनिटी जो एक पहचान है उसमें कन्वर्ट हो पाए। तो जरूरी था कि हम ऐसे एक एजुकेशन करिकुलम को डेवलप करें जो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी ला पाए और पूरे भारत को एक साथ जोड़ कर रखे। ऑब्वियसली वो एजुकेशन है। तो 1961 में एक ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंस्टीट्यूशन बनता है जिसको कहते हैं एनसीईआरटी, जिसे हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक सेंट्रल लेवल पर है, भारत सरकार की संस्था है। ऐसे स्टेट में आप देखेंगे तो एससीईआरटी होती है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसी के साथ साथ कोठारी कमीशन बनता है जो भारत का पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और फिर इसी में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डेवलपमेंट होता है। और ये जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी जो एज एन इंस्टीट्यूशन है वो बुक पब्लिश करती है, करिकुलम बनाती है, सिलेबस फ्रेम किया जाता है, हमारा एजुकेशन का मॉडल कैसा होगा उसको बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, और फिर जाकर हमारा एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सेटअप हो पाता है। तो यहां से पूरी एनसीईआरटी की जर्नी स्टार्ट होती है। और यहीं से कहीं ना कहीं यूपीएससी के साथ जो है एनसीईआरटी का भी अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग दोनों का मोर है, स्टोरी है। ओके, सो आपने लाइक जैसे हमने एनसीईआरटी का ये सुना, तो यूपीएससी का सिलेबस किस तरीके से एनसीईआरटी से लिंक हुआ है? एंड वन मोर थिंग, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा था दैट वाज देयर एनी कॉलोनियल हैंगओवर बिकॉज ऑफ दिस? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत का जो सिचुएशन जैसा था उस समय में, तो हमें जरूरत थी कि एक इंडिया में यूनिटी डेवलप किया जाए। यूनिटी में सिंप्लिसिटी भी हो और सिंप्लिसिटी के साथ साथ उसमें क्लैरिटी भी हो। यही हमारे एजुकेशन का भी मॉडल है। एजुकेशन में यूनिटी होना चाहिए। राइट। जो हमारा प्रीएम्बल कहता है, जिसमें हम फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, तो यूनिटी होगा वहीं पर फ्रैटर्निटी होगा। राइट। तो यूनिटी की हम बात करते हैं। यूनिटी में क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी होना चाहिए। यदि दिखावापन है यूनिटी में तो वो यूनिटी काम नहीं करेगा। एजुकेशन में सिंप्लिसिटी, सिंपल एजुकेशन ही तो बेस्ट एजुकेशन माना जाता है। सिंप्लिसिटी को ही बेस्ट वर्च्यू भी माना जाता है, गांधी जी कहा करते थे। और इसके साथ साथ उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये हमारे एजुकेशन का 3 फिलॉसफी है। वही फिलॉसफी कहीं ना कहीं यूपीएससी का भी आप देखेंगे। यूपीएससी भी क्या करती है,
आईएएस को चुनती हैं, आईपीएस बनाती हैं, पूरे भारत भर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट किया जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और देश को एक साथ लेकर चलते हैं, ग्राउंडेड होकर काम करते हैं। तो एक साथ लेकर चलते हैं तो यूनिटी की बात होती है उसमें। और उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आम लोगों से डील किया जाता है, जनरल इश्यूज पे डील की जाती है। तो उसमें सिंप्लिसिटी होना चाहिए, तभी तो आप भारत की जो आम जनता है वहां तक पहुंच पाएंगे, आप उसको आप गवर्नेंस के मॉडल के साथ लिंक कर पाएंगे। और उसके साथ साथ क्लैरिटी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में यदि क्लैरिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लोग विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, प्रोटेस्ट होगा, स्ट्राइक होगा, राइट। तो जो एनसीईआरटी का फिलॉसफी मोटिव है वही आपको यूपीएससी का है। एनसीईआरटी करिकुलम बना रही है, सिलेबस क्रिएट हो रहा है, स्टडी मटेरियल क्रिएट्स हो रहे हैं, कंटेंट क्रिएट हो रहा है, कंटेंट फॉर द रीडिंग, कंटेंट फॉर द स्टडी, कंटेंट फॉर द स्कूल्स, राइट। और एनसीईआरटी के पैनल में जो प्रोफेसर्स हैं वही कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के पैनल में भी प्रोफेसर्स देखने को मिलेंगे। यदि आप लिस्ट निकालें तो दोनों में आपको समानता देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस की बात है कि जो प्रोफेसर्स एनसीईआरटी के पैनल में हैं वही मैक्सिमम जो है, सबके सब नहीं होते लेकिन मैक्सिमम जो है वही प्रोफेसर्स आपको स्टेट पीसीएस के भी पैनल में देखने को मिलेंगे और यूपीएससी के भी पैनल में देखने को मिलेंगे। तो यहां से दोनों का जो है समानता जो है एक साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका फिलॉसफी भी मैच हो जाता है और पर्सन्स भी मैच हो जाते हैं, पर्सनैलिटी भी मैच हो जाती है और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ओके, तो मेनली द आइडिया इज कि एक यूनिफाइड एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल पूरे कंट्री में रन हो और सबको ही एनीवन हु इज स्टडीइंग, बी इट एन एकेडमिशियन और बी इट एनीवन, लाइक जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल आपको वो जो यूनिफाइड सिस्टम है एजुकेशन का आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से यूपीएससी ने भी अपना जो डोमेन है एनसीईआरटी के साथ लिंक बिल्कुल किया बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका उनका फिलॉसफी मैच करता है। उनको ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर को जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बनाना है ताकि वो देश की जो आत्मा है, जो गांधी जी जो बोलते हैं ना कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, वो उसके महक को समझ पाए, उसकी जरूरत को समझ सके और ग्राउंडेड होकर काम करे। तो एनसीईआरटी का भी फिलॉसफी यही है। तो ये तो एक फिलोसॉफिकल मैच हमने बताया। जैसे जैसे आप आगे बात करेंगे हम लोग, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेबस का ओवरलैप देखने को मिलेगा आपको, कैसे इंटरलिंकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी जिस लैंग्वेज की बात करती है वही लैंग्वेज आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। I was in fact going to ask you the same thing कि कैसे टॉपर्स जो है लाइक हम जब भी आंसर्स लिखते हैं तो ये कंप्लेंट हम मोस्टली जब भी आई करेक्ट आंसर्स बच्चों का तो कंप्लेंट रहता है कि दे हैव द कंटेंट बट वो 150 250 वर्ड्स में लिख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए आपको वो उनका कहना होता है क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना कि आपको जो फैंसी बुक्स हैं, राइट, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एवरी डे यू कैन सी देयर इज द लैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। जिस तरीके हमारे देश में जितना मूवी लॉन्च नहीं होता जितना फास्ट, उससे ज्यादा लॉन्च आपको एक सब्जेक्ट पे डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगे, उस बुक्स पे डिफरेंट बुक्स बन जाते हैं, राइट। तो जो एस्पायरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और तरह तरह का बुक खरीद के ले आते हैं। इससे होता क्या, उनको फैक्ट्स और डाटा तो याद हो जाता है, लेकिन वो लैंग्वेज जिसमें उनका फैक्ट और डाटा जो होगा फ्लो करेगा, राइट। यदि मैं उनसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि फैक्ट और डेटा के साथ उन्होंने थोड़ा नॉलेज भी डेवलप किया है, बट नॉलेज के साथ यदि लैंग्वेज नहीं है तो आप अपने नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और वो लैंग्वेज कैसे आएगा, जब आप किसी भी चीज को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं, फाउंडेशनल एस्पेक्ट को डेवलप करते हुए पढ़ते हैं। जब आपके नॉलेज का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो उस फाउंडेशन में स्ट्रक्चर डेवलप होगा, राइट। और आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर नॉलेज, राइट। एंड इफ यू डोंट हैव द फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज देन हाउ कैन यू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। एंड यहीं पर एस्पायरेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और यहीं पे वो मार भी खाते हैं और उनकी पूरी तैयारी बेकार हो जाती है। मैं ऐसे कई एस्पायरेंट को जानता हूँ 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस फाउंडेशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा ही नहीं और वो अपना 4-5 साल खराब कर चुके होते हैं।
इनफैक्ट एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज भी है इट्स वेरी ल्यूसिड एंड बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल लिखा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा मतलब यू नीड टू बी मतलब विज्ञान एंड इंग्लिश अगर आपको बिल्कुल। क्या कहते हैं अगर प्रॉपर आंसर्स आपको फ्रेम करने हैं हाँ। तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज अगर आप ट्रूली फॉलो कर लेते हो तो हाँ वो कॉन्साइज तरीके से लिखना काफी बिल्कुल आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एनसीईआरटी को फ्रेम किया जाता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका जो पेडागोजी होता है, जो पेडागोजी आपको टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग का पेडागोजी है, उसको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब मैं एससीईआरटी में था और एनसीईआरटी के भी कई ऐसे मीटिंग्स को मैंने अटेंड किया है जहां पर एक डायग्राम यदि चेंज करना होता है उसके लिए पूरी मीटिंग बुलाई जाती है। कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं, कई स्कूल के जो होते हैं टीचर्स आते हैं, पूरे दिन भर उस पर डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और तब जाकर एक डायग्राम को थोड़ा बहुत आप चेंज कर पाते हैं। सोचिए कितना डेमोक्रेटिक आपको ये सिस्टम है। तो भारत की व्यवस्था डेमोक्रेसी से चलती है। यूपीएससी का एग्जामिनेशन पूरे डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी के जो करिकुलम है, उसका स्टडी मटेरियल है, पूरे हर चीज आपको डेमोक्रेटिकली आपको डिजाइन किए गए हैं। इसलिए जरूरी होता है कि जो उसका बेस है उसको आप समझें, राइट। और इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज है, इसलिए मैं डेमोक्रेटिकली बात कर रहा हूं क्योंकि पूरे भारत में जितने लोग हैं सबों का स्टैंडर्ड जो होता है अलग अलग होता है, जो उनके प्रिविलेजेस अलग अलग हैं, उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, उनके मदर टंग अलग अलग है, राइट। तो जब इतनी डाइवर्सिटी हमारे पास है तो आप ऐसा ही कोई लैंग्वेज डेवलप करेंगे जो इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कोरिलेट फॉर एवरीबॉडी हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स एनसीईआरटी। मुझे डेमोक्रेसी से एक क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग में फ्रेम हो रहा है। मैं वैसे ये बाद में पूछने वाली थी बट आई आस्क यू नाउ। यस प्लीज। कि हम अभी देख रहे हैं ना बहुत सारे कंट्रोवर्सीज की बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड कुछ ऐसी आइडियोलॉजिकल फैक्ट्स जो एनसीईआरटी से रिमूव किया जा रहा है। सो इस बेसिस में ऑफ कोर्स इट कैन बी द रूलिंग पार्टी इज देयर एंड दे वांट, ये चेंजेस होते रहते हैं। कोई भी पार्टी जो पावर में आती है वो अपने हिसाब से एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाते रहते हैं। सो नॉट गोइंग देयर, बट इस चीज को एक एस्पिरेंट किस तरीके से न्यूट्रल रह के मैनेज कर सकता है कि एनसीईआरटी के कौन सी चीजें हैं जो वो इम्बाइब करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। आजकल न्यूज में ये सब चीज हमें देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी अब वो अनबाइस्ड नहीं रहा, एनसीईआरटी बाइस्ड हो चुका है किसी एक रिलीजन के लिए या किसी एक रिलीजन को देखते हुए, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट। ऐसा चीज हमें देखने को मिलता है। अब इसमें एज एन एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको यदि बताना चाहूं तो देखिए, आपको एनसीईआरटी में से क्या लेना है, कितना पढ़ना है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, राइट। कल को आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको मिलता है पावर, लेकिन पावर को रेगुलेट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इसी का तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है पहले। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूं क्लास 6 से पहले आप पढ़ें। पहले आप छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़ें। जब आप कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं और उस कंसेप्ट पे जो रिलेटेड डाटा और फैक्ट्स होता है उसको आप रिलेट करते हैं, फिर उसके जो एप्लीकेशन पार्ट्स होते हैं उसको आप रिलेट कर पाएंगे। इसलिए जब आप बेसिक लेवल से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आसानी से जिसको एप्लीकेशन पार्ट्स, जैसे कि मैं एग्जांपल पे आपको रखूं, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। इमरजेंसी में हम लोग सभी समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स काफी होते हैं उसको सस्पेंडेड कर दिया जाता है। यहां से आपने फैक्ट को समझ लिया, यूपीएससी के लिए आपके लिए इनफ है, राइट। अब इमरजेंसी उस समय में जो सरकार ने लगाई थी उसका क्या मानना था, वो सही था या नहीं था, अभी की सरकार उसको क्या मान रही है, ये आपके यूपीएससी का पार्ट नहीं है। आप उसको वहां पे रिमूव करें। तो आपके पास ये विवेक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप अपने टीचर से पूछें, आप अपने मेंटोर से पूछें, आप जहां पे पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनसे गाइडेंस लें इस पर, वो आपको गाइड करेंगे। तभी तो एक मेंटोर का, एक टीचर का जरूरत पड़ता है आदमी को लाइफ में भी और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी। ये एक प्रोसेस है। दूसरा कि जहां तक ये आइडियोलॉजिकल हमें देखने को मिलता है, जो सरकार आती है उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं,
जनरली कई बार होता है जब हम किसी कंसेप्ट को अपने किसी आइडियोलॉजिकल लेंस से देखते हैं तभी वहां पर हमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इफ यू आर न्यूट्रल इनफ तो आपको कहीं रेड फ्लैग दिख रहा है तो बी अवेयर, बी अलर्ट, नो प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर आप बच के अपने न्यूट्रल रखें, क्लैरिटी रखें, सिंपल रखें। जब आपके पास 3 गुण आ जाएगा, इफ यू आर न्यूट्रल, यू आर वेरी सिंपल, एंड इफ यू आर वेरी क्लियर इनफ इन योर लाइफ एंड गोल्स, देन यू कैन गो अहेड। बट ये इशू थोड़ा यंग एस्पिरेंट्स में हो सकता है, बिकॉज व्हाइल दे आर बिल्डिंग देयर नॉलेज, उनके लिए थोड़ा ये इशू हो सकता है कि वो किस तरीके से न्यूट्रलिटी अडॉप्ट बिल्कुल कर बिल्कुल पाए। ये इशू होता है, बट इन माय ओपिनियन यंग एस्पायरेंट्स आर वेरी स्मार्ट इनफ। These generations are very smart enough, right? But they need the guidance also. मैं देखता हूँ वो बहुत स्मार्ट है, बट स्मार्टनेस के साथ यदि गाइडेंस नहीं है तो स्मार्टनेस पर किसी काम करने उनके लिए ही खतरनाक हो जाता है। तो जरूरी है कि उनको सही गाइडेंस मिले, वहां पर रोल ऑफ मेंटर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट है। तो जो चीज जितना फास्ट होता है उसका ब्रेक उतना ही मजबूत होना भी जरूरी है, राइट। तो इस जनरेशन पे रेगुलेशन की भी उतनी ही जरूरत है जितना वो फास्ट है। ओके, सो कमिंग मेनली टू द यूपीएससी प्रेपरेशन, Yes. क्योंकि आज हम एनसीईआरटी का यूपीएससी के लिंकेजेस डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर एक बिगिनर है, फर्स्ट आई कम टू अ बिगिनर ओनली, कोई बिगिनर अगर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो हाउ शुड ही स्टार्ट? मतलब वो 6 से पढ़ना शुरू करे एक एक एनसीईआरटी, या किस तरीके से वो अपने प्लान को मतलब कोऑर्डिनेट करे? बिल्कुल, जब कोई बिगनर्स इसको स्टार्ट करते हैं, जनरली जो एस्पायरेंट्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। कोई बिगनर्स होते हैं या फिर जिन्होंने 2-3 साल तैयारी किया है, साल 2 साल तैयारी किया है, या किसी कोचिंग्स में तैयारी की है, तो कई तरह के हमें इसमें एस्पायरेंट्स देखने को मिलते हैं। अब जो बिगनर्स हैं उनका भी 2 तरह का बैकग्राउंड होता है। किन्हीं के पास सोशल साइंस का बैकग्राउंड है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनरली क्लास 10th तक तो सभी ने सोशल साइंस को पढ़ा ही है, भले स्कूल में उन्होंने सीरियसली पढ़ा या नहीं पढ़ा, ऐसे एनसीईआरटी को एग्जामिनेशन में पास होने के लिए पढ़ा। लेकिन जब हम बाद में पढ़ते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो क्लास 6 से पढ़ें और क्लास 12 तक पढ़ें, राइट। क्लास 6 से 12 तक पढ़ना उनके लिए जरूरी है, इसको स्किप ना करें। जिनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है वो भी क्या करें, क्लास 9 से जरूर पढ़ें। वो क्लास 6 से 8 तक स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसी आधार पर मैं स्किप करने का उनको परमिशन दूंगा कि यदि उनका बैकग्राउंड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में सोशल साइंस को पढ़ा है, जिनके पास कई स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं लेकिन सोशल साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहता है उनका, तो वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, हिस्टोरिकल साइट विजिट करते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए भी ठीक है 9 से वो पढ़ें। लेकिन जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है तो उनको क्लास 6 से जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का जो है आपके पास कोई परमिशन नहीं है कि आप उसको स्किप करें। यदि स्किप करते हैं, आप सोचिए कि आप एक दीवार बना रहे हैं और आपने उस फाउंडेशन के नीचे के ब्रिक को हिला दिया है, फाउंडेशन गिर जाएगा, फिर आपका टिकेगा ही नहीं फाउंडेशन। ट्रू, बिल्कुल। एंड इनफैक्ट एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कोरिलेट होते हैं, हर साल क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे ये क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम आईएएस बन जाएंगे? तो ये क्वेश्चन मैं बच्चों के थ्रू आपसे पूछ रही हूँ कि क्या एनसीईआरटी पढ़ के कोई यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकता है? बिल्कुल, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन ये आपने मुझसे पूछा। काफी एस्पायरेंट्स मुझसे पूछते हैं बराबर ये, जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में जाता हूँ तो इसका जवाब मेरे पास दोनों है, यस भी है और नो भी है। यस, इस कंटेक्स्ट में या संदर्भ में मैं बोलूं कि यस, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फाउंडेशन क्लियर होता है, आपके पास लैंग्वेज डेवलप होता है, आपको कंसेप्ट बड़े ही सिंपल फॉर्म में आते हैं और आप उसको इंटरलिंकेज के फॉर्म में डेवलप कर पाते हैं। आपके पास एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, राइट। तो यस, ऑफ कोर्स दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। और इसके साथ मैं नो भी बोलूंगा, क्योंकि यूपीएससी आपको एक फाउंडेशन बनाकर देता है, राइट, एक स्ट्रक्चर बनाकर देता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में आप किस तरीके से उसको अलाइन करते हैं अपने यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग से, वो तो आपको करना पड़ेगा। जो यूपीएससी के सिलेबस का जो डायनामिज्म है उससे उसको आप कैसे अपडेट करते हैं। आपने डेमोक्रेसी को एनसीईआरटी से पढ़ लिया, आपने इलेक्शन कमीशन को एनसीईआरटी से पढ़ लिया, लेकिन आजकल जो
हमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो एक वोट चोरी का जैसे मुद्दा दिख रहा है, या फिर इलेक्शन कमीशन जो SIR बिहार में कर रही है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, राइट। या फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है, क्या प्रोविजंस है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं आपको जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की जो बात है, जैसे टैरिफ की बात हो रही है, अभी आपको इंडिया चाइना रिलेशंस फिर से बिल्डअप हो रहा है, तो इसका अपडेटेड वर्जन तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ रेफरेंस बुक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ताकि उस पर जो आपको जो उसका फाउंडेशन नॉलेज के साथ साथ जो एडवांस नॉलेज है वो डेवलप करें, वो तो जरूरी है। ये दोनों का यूनिक मिक्सचर जब क्रिएट होगा तभी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को मैं कंप्लीट मानूंगा। तो ये यस भी है, क्योंकि ये फाउंडेशन बनाएगा आपका, इसके बिना काम नहीं होने वाला है कुछ। और नो भी है, क्योंकि बिना फाउंडेशन का काम होगा ही नहीं, और केवल फाउंडेशन से भी काम नहीं होगा, दोनों जरूरी है। हाँ। तो एनसीईआरटी से आप आईएएस बनेंगे, और केवल एनसीईआरटी से नहीं बनेंगे, इसके लिए आपको एडवांस बुक्स और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घर भी जब हम बनाते हैं तो हमें बेस लेयर फाउंडेशन बनाना पड़ता है, बट देन वी नीड पिलर्स आल्सो, और छत भी चाहिए होता है। बिल्कुल सो वो छत, करंट अफेयर्स उस छत का काम कर रहा है ताकि वो सब उसमें आ जाए। एंड एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन, एंड मे बी जो हमारे रेफरेंस बुक्स है दे आर एक्टिंग एज द पिलर्स। सो लाइक हाउ कैन समवन जिसने 3-4 साल, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं 3-4 साल अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, पर फिर भी उन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है वो समझा नहीं है। सो उनके लिए अगर आप लाइक इफ यू कैन शेयर सम इनसाइट्स कि किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले ये आपने सही पूछा कि एनसीईआरटी को आखिर पढ़ना कैसे है, क्योंकि क्लास 6 के एनसीईआरटी को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 6 में तो नहीं है कि आपको क्लास 6 का एग्जाम देना है जाकर। आपको यूपीएससी के लिए क्लास 6 भी पढ़ना है, आप क्लास 7 भी पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आप क्लास 12 का भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आखिर यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, राइट। तो इसके लिए क्या मैं सजेस्ट करता हूं कि जो है, कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी को कितने बार पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, सब क्वेश्चन एक ही मिले जुले होते हैं एक तरीके से। नोट्स बना ले, हाँ, फिर क्या करें, कैसे कंप्लीट करें। बिल्कुल, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं जो एक प्रैक्टिकल जो आपको एक स्ट्रेटजी होता है एनसीईआरटी को आप लेयर्स में पढ़ें, ना कि कितने बार पढ़ें, ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लेयर्स में पढ़ें, जैसे आपने पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ा तो आपने कंसेप्ट को समझा ठीक से, राइट। आपने कंसेप्ट को समझा, आपने देखा कि किस सब्जेक्ट का क्या डायमेंशंस होता है, किस सब्जेक्ट के क्या अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, राइट। उसके डेप्थनेस क्या है, इसको आपने समझा। फॉर एग्जांपल क्लास 6 में आपने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा, आपने वहां पे सील्स के बारे में पढ़ा, साइट्स के बारे में पढ़ा, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आप अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टाउन प्लानिंग जो था, उनका जो ट्रेड हुआ करता था, इसको आप थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि हॉलिस्टिकली इसको आप समझेंगे। तो पहले आप एक लेयर्स में पढ़ेंगे, आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होगा। जब उसके फिर दूसरे लेयर में आप जब जाएंगे, उस कंसेप्ट पे क्या होगा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने डेमोक्रेसी को पढ़ा, आपने इलेक्शन को पढ़ा, और आप इसको आप जब इंटरलिंकेज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन जरूरी है, और इलेक्शन सही से होगा तभी तो डेमोक्रेसी बचेगा। तो बोथ हैव द वेरी गुड रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ ईच अदर। ये अंडरस्टैंडिंग आपने सेकंड लेयर में डेवलप किया। सेकंड लेयर में आपने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन आपने कर लिया, राइट। जब आप थर्ड लेयर पे जाते हैं तो वो जो अंडरलाइन पॉइंट थे, जो हाईलाइटेड पॉइंट था, उसका आप नोट्स बना लीजिए यदि आप बना सकें तो, और उसको आप क्या करें, फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप पीवाईक्यू को देखें, एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस को देखें, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, फैक्ट्स को याद करें, राइट। और जो लैंग्वेज अब तक आपका डेवलप हो चुका है एनसीईआरटी को पढ़कर, उससे रिलेटेड आप क्या करें, मेंस के क्वेश्चंस को लिखना शुरू करें। इस 3-4 लेयर से क्या हो जाएगा, आपका एनसीईआरटी प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 3 लेयर हैं ऑलमोस्ट एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 बार में स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका ये जो आपने मुझसे पूछा। इनफैक्ट एनसीईआरटी पीवाईक्यूज जब हम बात करते हैं ना अभी,
पीवाई हर साल अगर हम देखते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैच करते हैं. लाइक आउट ऑफ 100 आई फील 30-40% क्वेश्चंस देयर आर सम लिंकेजेस विद द एनसीईआरटी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं तो 55-60% के आसपास इसमें बोलूंगा. Okay. और इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ. और इसके कारण है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बोला कि जो प्रोफेसर्स एनसीईआरटी के पैनल में होते हैं वही प्रोफेसर्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के पैनल में भी होते हैं. तो जब वो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो यूपीएससी के पास एक एकेडमिक डेटा बैंक होता है. वो एकेडमिक डेटा बैंक ऑफिशियली नहीं आपको कहीं पर मिलेगा, बट जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास होता है. क्योंकि वो जैसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नेचर एंड स्कोप क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से किस नेचर के क्वेश्चंस पूछने हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्कोप यूपीएससी के लेंस में क्या है, राइट. हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं, इसको बोलते हैं, ये सब मिलकर बनता है आपका एकेडमिक डेटा बैंक. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट को भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप भी इस तरीके का क्या करें, एक डेटा बैंक क्रिएट करें, खुद से बनाएं बैठकर. मेहनत का काम है लेकिन जरूरी है, आईएएस बनना है तो करना पड़ेगा. तो जो आपको प्रोफेसर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनके पास एकेडमिक डेटा बैंक होता है. अब जब वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो नेचुरल है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में ओवरलैप हो जाएगा. आप चाह कर भी नहीं हटा सकते और वो चाहते भी नहीं हटाना. इसके पीछे का कारण है, कल को किसी क्वेश्चन में केस हो गया तो इसका आंसर है कि नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में क्या जवाब देंगे, एनसीईआरटी का रेफरेंस दिखाएंगे. अब एनसीईआरटी क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और एनसीईआरटी के एविडेंस को कोर्ट सही मानेगी वहां पर. तो ये दूसरा एक प्रोसेस है. तीसरा, मैंने पहले ही बताया, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. यूपीएससी का काम है कि हर चीज को डेमोक्रेटिकली आपको पूरा करना. डेमोक्रेसी उनके बेस में होना चाहिए, उनकी कोर आइडियोलॉजी है. पूरे भारत का स्टैंडर्ड एक तो है नहीं, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जो सबके लिए क्या हो, अचीवेबल हो, एक समान हो. ये कैसे होगा, जब आप एक ऐसे सोर्स को फॉलो करेंगे जो इंक्लूसिविटी को फॉलो करता हो, सिंप्लिसिटी को फॉलो करता हो, यूनिटी को फॉलो करता हो, क्लैरिटी को फॉलो करता हो. और ये क्या है, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी. इसमें तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई एक ही न्यूज़पेपर या एक दो न्यूज़पेपर का वही तो नहीं है, वो अपना स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं. लेकिन एनसीईआरटी सिंप्लिसिटी, यूनिटी, क्लैरिटी, डेमोक्रेटिकली हो गया, सबको लेकर फॉलो किया जाता है. इसलिए यूपीएससी के लिए बहुत ही इजी और रिलायबल सोर्स होता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन को फ्रेम करना. ये एक है. और 50 से 60% क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में एनसीईआरटी से रिलेटेड मिलेंगे, खासकर प्रीलिम्स में. और बच्चे यहीं पर धोखा खा जाते हैं. वो क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से क्लटर जो होता है माइंड में डेवलप करते चले जाते हैं. वो एक पॉलिटी पे एनसीईआरटी में फाउंडेशन डेवलप नहीं किया उन्होंने, और 3-4 अलग अलग किताब पढ़ रहे हैं. सेम इन द केस ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो. इन्वायरमेंट में उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है. हर महीने हर यूपीएससी के अटेम्प्ट के बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट में नया किताब आ चुका होता है. इकोनॉमी में भी, इन्वायरमेंट में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी. ये नए आपको एक एरिया बन गया है जहां पर नए बुक्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, राइट. जबकि अपने आप में ये कुछ सब्जेक्ट अलग सा नहीं है, ये मेजर सब्जेक्ट का ही माइनर टॉपिक्स हैं, राइट. ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी को आप अटैच करें और कुछ पॉलिटिकल डायमेंशंस को अटैच करें, वहीं से आपका निकलता है इन्वायरमेंट. साइंस के कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दें तो सेम इन द केस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, आर्ट एंड कल्चर वहीं से उसका एक डायमेंशन है. मैंने आज तक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैंने आज तक कभी एनसीईआरटी के अलावा हिस्ट्री में कुछ पढ़ा ही नहीं है. कुछ बाहर आता ही नहीं है. सही किया. ज्योग्राफी मतलब 11-12 का जो फिजिकल ज्योग्राफी कुछ आता ही नहीं बाहर, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं आता. एंड इससे पर एक और चीज है ना कि मैंने हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया है, एंड अभी न्यू एनसीईआरटी जो भी आ रहा है, तो देयर इज ऑलवेज एन इशू, देयर इज ऑलवेज दैट मिसमैनेजमेंट कि हम ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें या न्यू को करें. अभी तो और ज्यादा एडवांस्ड न्यू वर्जन आ चुका है. बिल्कुल ये बना रहता है कंफ्यूजन. हालांकि मार्केट ने ज्यादा इस कंफ्यूजन को बनाया हुआ है, लेकिन बात भी सही है. एस्पायरेंट का जो ये कंसिडरेशन है, कंसर्न है जो आपने पूछा है, बिल्कुल जेन्युइन है. इसमें होता क्या मैम, इसमें कि जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वो 1970s 1990s तक जनरली इसको लिखा गया है. तो उस समय जो प्रोफेसर्स होते थे वो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे उनके. तो उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है
लेकिन इन डेप्थ गए हैं। यदि आप हिस्ट्री उस समय आर्य शर्मा के हिस्ट्री को आप देखें, उस समय की ज्योग्राफी को आप देखें तो बहुत इन डेप्थ आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम्स कम देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स मिलेगा लेकिन, राइट, और इन डेप्थनेस मिलेगा। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसका लैंग्वेज बहुत इजी है, डायग्राम्स अधिक हैं, एग्जाम्पल्स अधिक हैं, राइट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस है, पहला बात। दूसरा बात कि क्या पढ़ें, तो मैं इसमें सजेस्ट करता हूं कि आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी उसको फॉलो करें, बट ज्योग्राफी में न्यू एनसीईआरटी को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे आपको नेचुरल फेनोमेनाज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के कई ऐसे केसेज हैं जो आपको न्यू एनसीईआरटी में बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इसके लिए आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि अपडेटेड सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको डायनामिज्म का जो स्कोप है अधिक है। तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट जो आपका प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें, ये आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा कि क्यों ओल्ड इंपॉर्टेंट है या क्यों न्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज डेप्थनेस एंड क्लैरिटी को लेकर। एंड ऑल्सो जब हम बार बार डायग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज द कंटेंट जो बीच में लिखा रहता है, साइड में जो छोटे छोटे डायग्राम्स, किसी स्पीशीज का डायग्राम्स, किसी स्पीशीज का नाम लिखा रहता है, बिल्कुल, उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं यूपीएससी में। मैं सही कह रही हैं आप। मैं एक बार अब्दुल कलाम जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक स्पीच सुन रहा था। उन्होंने बताया था कि उनको साइंस में इतनी रुचि क्यों डेवलप हो गई। तो उस समय का जो एनसीईआरटी होगा उसको उन्होंने पढ़ा था और उससे इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया, उनको इंटरलिंकेज इतने बढ़िया था उसमें कि बड़ा उनको अच्छा लगा साइंस पढ़कर। तो कुछ समय पहले इसरो का एक चेयरमैन है, उनका भी मैं स्पीच पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक डायग्राम को देखा था, एनसीईआरटी का डायग्राम लेकर वो बता रहे थे कि देखिए कितना बढ़िया हॉलिस्टिकली जो है ये डायग्राम आपको कनेक्ट करता है। आप भी जब देखेंगे तो आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, गिलहरी वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। वो गिलहरी एक डायग्राम है क्लास 5th के एनसीईआरटी में, और वो गिलहरी पेड़ से नीचे उतरती हैं, क्या क्या खाती हैं, कविता के फॉर्म में मेंशन किया गया है, राइट। तो वहां से आप इसको देखें। जो एनसीईआरटी में मैप्स है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। और यदि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आप 30-35 कह रहे थे, मैं 50-55 कह रहा था, मान लेते हैं कि 20-25 क्वेश्चन ही है और वो डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी है और आपने उसको मिस कर दिया है, फाउंडेशन आपने डेवलप नहीं किया और आप उसके डिफरेंट रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं और प्रीलिम्स में वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में क्या हो गया, आपका 15-17 क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था बेसिक फैक्ट्स। तो आजकल आप देख लीजिए यूपीएससी के प्रीलिम्स का कट ऑफ किया जाता है। मैं जनरल की बात करूं तो 95 मार्क्स, 96 मार्क्स, 90 के अबव जाता है, राइट, 90 के आसपास। तो आप सोच लें कि जो एनसीईआरटी डायरेक्ट 20-25 क्वेश्चन पूछा हुआ और आपने उसको गलत किया, तो दूसरे क्वेश्चन आपको आप सही करके आ जाएंगे। मैं उम्मीद कम रखता हूं इसमें आपसे। तो आपका प्रीलिम्स में तो ऐसे ही आपका कट ऑफ से कम नंबर आया, वहीं से बाहर हो गए आप तो रेस से ही बाहर हो गए। तो यही इसलिए जरूरी होता है कि एनसीईआरटी को आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन का फाउंडेशनल नॉलेज बनाएं। पहला आपको क्या वो बनाए, पहला आपका क्या होना चाहिए, ये सोर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन होना चाहिए। दैट्स राइट, यस। एक और चीज, लाइक हम इतनी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, आपने कहा दैट एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद आया था बिकॉज इट वाज सो वेल रिटन, बट दैट मेनली हैपेंस अगर किसी में पढ़ने की लालसा है। आई लव टू रीड, आप भी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई से रिलेटेड रहते हैं, तो तब शायद किसी को हो सकता है कि एनसीईआरटी अच्छा लगे। बट मेनी स्टूडेंट्स जो है बिगिनर्स हैं, अगर मैं जब भी उनको रेकमेंड करती हूँ कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, वन थिंग दे ऑलवेज कंप्लेन, मैम इट्स वेरी बोरिंग, मजा नहीं आ रहा पढ़ के। सो उसको कैसे इनकलकेट हम करवा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी ऐसा हम लोग देखते हैं कि जिस चीज में आपको सोचना पड़ता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप यदि सोचने की आदत डालते हैं तो वो फिर इनोवेशन बन जाता है और वहीं से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। एनसीईआरटी के स्टडी को मैं यदि देखूं, ऑफ कोर्स यदि आप उसको एक प्रेशर की तरह देखते हैं, आपको लगता है कि ये वेस्ट रिसोर्सेज है, तो ऑफ कोर्स बोरिंग हो ही जाएगा। यदि मुझे जहां तक याद आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 थी टीना डाबी जो है, उन्होंने भी अपना एक फर्स्ट रेफरेंस ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी को ही माना था कि मैंने, मोस्टली जो टॉपर्स हैं ये जो है इसको मानता करते भी हैं। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बढ़िया रैंक लाया, सब एनसीईआरटी को अपना बेस बनाते हैं और मैं जानता हूं कि एनसीईआरटी को ही पहला अपना वो बनाते हैं। अब बात आई बोरिंग कैसा है, इंटरेस्टिंग क्या है। अब देखिए,
मैं फिर से हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो बात करता हूँ। बोरिंग में भी हिस्ट्री की बुक सबको ज्यादा बोरिंग लगती है एनसीईआरटी में, स्पेशली वो जो हाँ। हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो क्लास 6 का मैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में यदि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं तो उसमें आप पढ़ते हैं सील्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, साइट्स के बारे में, ट्रेड क्या हो रहा है, यही सब पढ़ते हैं उसमें। लेकिन उसको पढ़ते हैं जब आप, और यूपीएससी क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है अर्बन टाउन प्लानिंग के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। आज आप दिल्ली की सिचुएशन को देखें, गुरुग्राम के सिचुएशन को देखें, क्या सिचुएशन है। पंजाब में तो फ्लड आया, चलिए वहां पे प्लेन एरियाज हैं, रिवर से 5 रिवर से घिरा हुआ पंजाब है, वहां फ्लड आ गया तो एक नेचुरल रीजन हो सकता है इसमें अधिक। लेकिन गुरुग्राम का क्या रीजन हो सकता है, फरीदाबाद का क्या रीजन हो सकता है, दिल्ली का क्या रीजन हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश में देखने, लखनऊ में जो वहां का विधानसभा है वहां पानी चली गई थी, उसका क्या कारण हो सकता है। तो यदि इसका स्टडी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाकर पढ़ें तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं बराबर कहता हूं कि जो एनसीईआरटी का बुक है उसको केवल एक बुक ना माने आप, उसको स्टोरी की तरह देखें, उसको इंस्पिरेशन की तरह देखें, और यूपीएससी के सिलेबस को देखें और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखें, और तब जाकर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपको लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है। और जब इंपॉर्टेंस डेवलप होगा तभी उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे तुलसीदास जी कहा करते हैं, रामायण को यदि देखें आप, भय बिनु होत न प्रीति। जब तक किसी चीज के छूटने का डर नहीं होता है तब तक उसमें प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता है, प्रीति नहीं होती है, राइट। जब तक आप एनसीईआरटी को छोड़ेंगे और फोमो डेवलप होगा और तभी आपको राइट गाइडेंस मिलेगा, तभी अपने आप ये इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। 1-2 अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद तभी लगेगा रियलाइज होता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरीके से आप लिंक करते हुए चले जाएंगे। हिस्ट्री को आपने पढ़ा, आपने आज के समय से लिंक किया, आपने पॉलिटी के बुक को पढ़ा और आपने आज के यूपीएससी के क्वेश्चन से लिंक किया, करंट अफेयर से लिंक किया। इस तरीके से जब आप इंटरलिंकेज होकर पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसा टीचर या गाइड आपको मिल जाता है तब इंटरेस्टिंग बनेगा। यदि आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं और वो आप इंटरलिंकेज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स द बोरिंग, राइट। मानता हूं क्योंकि शुरुआत में जब व्हेन आई हैड रेड एनसीईआरटी, लाइक आई विल गिव माय ओन एग्जांपल, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में पढ़ा था आई हैड जस्ट रेड इट कि हाँ ये है, एंड आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट बचपन से, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। बट अब नाउ व्हेन आई हैव बिकम अ टीचर, नाउ व्हेन आई रीड, आई एम एबल टू डेवलप दोस इंटरलिंकेजेस। बिल्कुल बिल्कुल, तभी डेवलप होगा। ये जो हार्ड वर्क है जो मैंने इतने साल बाद जाके सीखा है आफ्टर सो मेनी रिपीटेड अटेम्प्ट्स, वो शायद एक बिगिनर ना समझ पाए। तो आई थिंक टीचर की रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और ये टीचर ही उनको गाइड करके बता पाएंगे, क्योंकि टीचर को पता है कि जीएस पेपर 1 के सोर्स डायमेंशंस क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, एसए में किस तरीके से होलिस्टिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाता है। बच्चा जब हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो पॉलिटी तो नहीं सोच पा रहा है, ज्योग्राफी नहीं सोच पा रहा है, राइट। लेकिन आप फिर से मैं एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही देता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब आप पढ़ रहे हैं और आपको पॉलिटिकल एनालिसिस भी वहां से डेवलप हो रहा है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड था तो कहीं ना कहीं पॉलिटी था, राइट। बिना पॉलिटी का, पॉलिटी मीन्स दैट देयर इज समथिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर। ट्रेड क्यों हो रहा है? फॉर द सेंस ऑफ पावर, राइट। पावर गेन, परचेजिंग पावर भी तो गेन, वो भी तो पावर है, राइट। तो आप पॉलिटी से लिंक किए। ऑफ कोर्स जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वहां की ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमी भी समझ में आना चाहिए, और इस तरह का कोई टीचर आपके जीवन में मिल जाए जो आपको सब कुछ एक साथ लिंक करके एनसीईआरटी को पढ़ा दे, तब जाकर एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। क्योंकि एक टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक के लिए जरूरी होता है कि उसका एक आर्टिकुलेशन ऑफ टीचिंग बहुत बेस्ट होना चाहिए। यस, एंड बार बार हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को याद करते हैं बिकॉज अभी भी हमारे लाइफ में, हमारे टाउन प्लानिंग में प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चंडीगढ़ भी ब्लॉक पैटर्न पर बेस्ड है, हाँ, जैसे कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटी प्लानिंग हुई थी। यस यस, इस पे एक आर्टिकल भी आया था जब फ्लड का हुआ था। जी जी, सो वी कांट इरेडिकेट दैट फैक्ट, हम उस चीज को मिटा नहीं सकते कि एनसीईआरटी ही फाउंडेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। So and also the role of an important teacher, like role of a teacher, जो वो उस तरीके से लिंक करके यूपीएससी के सिलेबस के थ्रू चीजों को नॉन बोरिंग तरीके से पढ़ा सके और वो डायमेंशंस क्लियर कर सके। Of course, that is very important. This is all about UPSC कि UPSC में एनसीईआरटी का क्या रोल है and all.
एज एन एजुकेशनिस्ट, बिकॉज आपने सिर्फ यूपीएससी के बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपने बहुत सारे डोमेन के बच्चों को पढ़ाया, सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक एनसीईआरटी प्लेज अ रोल इन बिल्डिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर? ऑफ कोर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग के बेस में नॉलेज होता है, एंड नॉलेज बिल्डिंग के बेस में जो होता है कि आपने उस नॉलेज को किस मोटिव से गेन किया है, राइट? यदि किसी ने बॉम्ब बनाना सीखा है और मोटिव कुछ और है, तो फिर कैरेक्टर कुछ और बन जाएगा, राइट? और किसी का मोटिव है कि हमें देश की रक्षा करनी है और उसके लिए वो बंदूक चलाना सीखता है, राइट? जैसे हमारे डिफेंस के जवान होते हैं, तो वहां पर फिर उनका कैरेक्टर भी उसी तरीके से डेवलप होता है। तो एनसीईआरटी इसलिए क्लास 6 से, बचपन से हम लोग क्लास 6 से यूपीएससी के लिए लेते हैं, उससे पहले से भी एनसीईआरटी आपको स्कूलों में देखने को मिलता है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यदि मैं 2020 की बात करूं, और उसके पीछे जो कमीशन है, जैसे कि कस्तूरीरंगन कमेटी का रिपोर्ट हो गया, या फिर बहुत पहले कोठारी कमीशन को यदि मैं देखूं उससे पहले, तो इन सबों का एक मोटिव हुआ करता था कि हमें कैरेक्टर बिल्डअप करना है। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी टॉपिक को आप इतने डेप्थ में जाकर इतने सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ते हैं कि वो आपका एक नॉलेज बेस डेवलप करता है, और इस नॉलेज बेस से क्या होता है, आपका ओवरऑल थिंकिंग चेंज होता है, और थिंकिंग क्या करता है, आपके बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, राइट? और उस बिहेवियर को जब वो आपका थिंकिंग रेगुलेट करने लग जाता है, और आपके थिंकिंग में मल्टी लेयर्स हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, तो ऑफ कोर्स आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी की तरह उभर कर आते हैं, और यही डायनामिज्म तो चाहिए। इसी डायनामिज्म के लिए तो हम एजुकेशन को क्या करते हैं, अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं। Not just in bureaucracy, in every field, जहाँ भी जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट बने, टेक्नोक्रेट बने, डिप्लोमेट बने, आप एक बेहतर पॉलिटिशियंस बने, आप एक सोशल एक्टिविस्ट बने, आप एक टीचर बने, या फिर आप घर में रहें, आप फार्मर्स बने, सबके लिए जरूरी है। Mother, yes. if you are a homemaker, yes, even there dynamism is important. Dynamism is important, and that dynamism you can acquire from this NCERT. True. That is very important. Yes. इसलिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि 200 से ज्यादा बुक्स हैं, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है, मल्टी आपको डायमेंशनल अप्रोच आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। यूपीएससी में हम लोग जनरली जो है 30 से 35 बुक्स इसमें सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए, कि हिस्ट्री में 5 से 6 बुक आपको देखने को मिलेगा, 8-9 के आसपास हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। मैं 5 से 6 उनके लिए कह रहा हूं जो आपको, जिनका बैकग्राउंड है सोशल साइंस में ठीक ठाक बैकग्राउंड है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 9 किताब में सजेस्ट करता हूं। ऐसे आपको पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा 5 से 6 किताब, ऐसे ज्योग्राफी में 8 से 9 किताब आपके हैं, साइंस में भी आपको 6 से 7 बुक्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे। 6 से लेके जो 10th तक के हैं वो बेसिक्स के लिए है, उसके बाद 11th-12th में जो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए जब आप साइंस को पढ़ते तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। रेकमेंड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है, यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, उसका जो लास्ट का 5-6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बिल्कुल। इसी के साथ इकोनॉमी में जो है 9 से लेकर 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, हाँ, उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता यूपीएससी के, लेकिन फिर भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है, आपको मार्केट डायनामिज्म को समझना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज जरूरी है। इसी के साथ साथ यदि आप कई बच्चों, हाँ, मैं एक और देखता हूँ कि सोशियोलॉजी के बुक को स्किप कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और यहीं पे ब्लंडर होता है। सोशियोलॉजी के बुक को आपको नहीं स्किप करना है। जो एनसीईआरटी के 4 बुक्स हैं केवल, वो आपको हेल्प करेगा जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 4 में, और एसए में, इंटरव्यू में। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी वाली भी बुक जो साइकोलॉजी वाली, ऑफ कोर्स, वो भी, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। वो मैंने मेरे लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी yes, it helps you in the GS paper 4 a lot, and interview, और GS पेपर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर 34 to 35 बुक्स हैं एनसीईआरटी के, जो कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन डेवलप करेगा। इसके साथ जब आप एडवांस बुक को पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी में आपने एनसीईआरटी को पढ़ा तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ठीक है ना, या फिर और भी जो डीडी बसु है, जो भी बुक्स आप उसके बाद देख रहे हैं, या किसी कोचिंग का मटेरियल्स आपको बढ़िया मिल गया है, तो उससे आपका स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, राइट। और इसके साथ न्यूज़पेपर को आपने अलाइन कर दिया, तो उसके साथ साथ क्या हो गया, एक एग्जाम ओरिएंटेशन डायनामिज्म आ गया, हमारा पूरा घर बन गया, पूरा घर बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक गोल्डन ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है।
गोल्डन ट्रायंगल में एक आपको हो गया फाउंडेशन एनसीईआरटी का, दूसरा आपको जो एंगल हो गया वो हो गया एडवांस बुक का, और तीसरा हो गया आपका करंट अफेयर्स का। ये 3 आपने एंगल कन्वर्ट कर दिए तो गोल्डन ट्रायंगल है, और यही ट्रायंगल आपको यूपीएससी में एक शेप देगा, सिलेक्शन देगा आपको। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही मजेदार सेशन था। लाइक फॉर मी ऑल्सो आई गॉट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स, एंड होपफुली ये हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प करने वाला है। सो इट डज नॉट मैटर आप बिगिनर हैं या आप इस यूपीएससी की जर्नी में वेटरन रह चुके हैं, एनसीईआरटी इज द की टू दिस लॉक ऑफ यूपीएससी। एनसीईआरटी को ही अपना अस्त्र बनाना पड़ेगा, एंड हम जो भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उन सबको एंकर अभी भी यूपीएससी ही कर रहा है, और इन सबका बेस, सबका फाउंडेशन अभी भी एनसीईआरटी ही है। एंड ऑल्सो अगर जब हम देख रहे हैं अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ते हैं, यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं, तो इट टॉक्स अबाउट जनरल स्टडीज। दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग अंडर द सन. So your journey for UPSC starts with NCERT, and it again comes back to NCERT, because NCERT is going to show you, help you in that thematic linkage of all the different dynamics which are there in the UPSC syllabus. So thank you so much, thank you sir कि आप हमारे साथ जुड़े आज, और आपने हमारे साथ इतने अच्छे तरीके से, इतने इन डेप्थ तरीके से सारी चीजें शेयर की. A very enriching and a very very knowledgeable session. Thank you to all the aspirants for watching this video. Please stay tuned with us as we keep coming with more such interactive podcast sessions for you. And maybe next time we can talk about what is general in the general studies of UPSC. Because as I said, you're not supposed to know everything under the sun. UPSC is a very limited topic. It has very limited syllabus. So let's discuss in the next session about the concept of how to become a general student and not a specialist when we talk about UPSC. Thank you. Take care, and Jai Hind.